लोअर पेयर्स पाए गए और यहाँ ये पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व पाया जाएगा, क्योंकि इनके एस अंकल ई कक्षकों के तल के लंब तृतीयापन से इसमें पाई मान का निर्माण हुए, पाई इलेक्ट्रॉन घनत्व यहाँ पाया जाएगा कार्बनिक यौगिकों। ओके स्टूडेंट, तो ये प्रक्रिया लागू हो गई है। इस प्रक्रिया के द्वारा आप देख सकते हैं, चाहे तल के लंब आप रिप्रेजेंट करना चाहें ऑक्सीजन के लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को भी आप कक्षकों में ऑर्बिट्स में दर्शाना चाहें तो आप इसको इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। इसके लोन पेयर कक्षक है जो बंधन में भाग नहीं है। ओके, ये प्रक्रिया हो गई। तो ये स्ट्रक्चर्स आपको ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि कार्बनिक यौगिकों के अंदर जो ये स्ट्रक्चर्स पाई जा रही है, बंध कोण के मान जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन समूह का आकार बढ़ेगा, बंध कोण के मान में क्या आती जाएगी, कमी आती चली जाएगी। तो अब बात करते हैं कि अभिक्रियाओं के बारे में। इनकी किस प्रकार की अभिक्रियाएं होंगी वो हम देख लेते हैं। सामान्यतः कौन सी विक्रिया, तो केमिकल रिएक्शंस में हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रियाओं को देखने के लिए सबसे पहले इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, एल्डिहाइड ज्यादा क्रियाशील होंगे, कीटोन के क्रियाशील होंगे, तो एल्डिहाइड ज्यादा क्रियाशील होते हैं। ठीक है, उसके दो फैक्टर्स चलते हैं। जो एल्डिहाइड ज्यादा क्रियाशील के कारण उनकी ध्रुवीयता के कारण क्या है, तो ध्रुवीयता के कारण निम्न है। तो कार्बन ऑक्सीजन बन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर जाएंगे तो कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए उस पर एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे तो वो कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता को दूर करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे, जिससे नाभिक स्नेही का आक्रमण आसानी से नहीं हो पाएगा। क्योंकि नाभिक स्नेही का आक्रमण तो शीघ्रता से तब होगा जब इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन या कार्बोनिल कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की मात्रा बढ़ेगी। या पॉजिटिव चार्ज को अगर कम ही कर दिया जाएगा तो ऐसी स्थिति में उसकी नाभिक स्नेही के प्रति क्रियाशीलता घट जाएगी। ओके, तो वो फैक्टर्स हैं। तो केमिकल रिएक्शंस थी, तो केमिकल रिएक्शंस के अंदर बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं। सामान्यतः नाभिक स्नेही कौन सी अभिक्रिया है, तो इनकी मुख्य विलाक्षणिक अभिक्रिया क्या होगी, तो कार्बन यौगिकों की मुख्य विलाक्षणिक अभिक्रिया होती है नाभिक स्नेही योग अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया देते हैं ये मुख्य रूप से नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया देते हैं। इनके मुख्य विलाक्षणिक अभिक्रिया नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया होती है। किस प्रकार से उसका क्या रीजन है, देखिए क्यों होती है नाभिक स्नेही का आगमन, उसका रीजन ये देखिए। क्योंकि कार्बन यौगिकों में कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के ही क्या है, ऑक्टेन कंप्लीट है, इलेक्ट्रॉन अष्टक कार्बोनिल कार्बन हो चाहे कार्बोनिल ऑक्सीजन हो, दोनों इलेक्ट्रॉन अष्टक युक्त होते हैं। लेकिन जब बंध के इलेक्ट्रॉन किधर जाते हैं, ऑक्सीजन की ओर जाते हैं। कार्बोनिल यौगिकों में कार्बन ऑक्सीजन आप पाई आवन के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अधिक विद्युत कारण जब ऑक्सीजन के माइग्रेट होते हैं तो उस स्थिति में जो मध्यवर्ती आयन आता है, जो पोलर सेंटर इसमें बनते हैं, उन पोलर सेंटर के निर्माण में ये आंशिक ऋणावेशित और ये आंशिक धनावेशित हो जाता है। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, जब आंशिक ऋणावेशित और आंशिक धनावेशित होगा, यानी इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इस पर तो नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, टू पोलर सेंटर हो गए। उस स्थिति में इसमें तो क्या कंडीशन हो जाएगी, यहाँ तो ये इलेक्ट्रॉन षष्टक युक्त है, कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन षष्टक युक्त होता है, कार्बोनिल ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्टेंट युक्त। यहाँ इलेक्ट्रॉनों का ऑक्टेंट, इलेक्ट्रॉनों का अष्टक मौजूद है, इलेक्ट्रॉनों का षष्टक मौजूद है। अब इस मध्यवर्ती आयन जो द्विध्रुव आयन है, डाइपोल आयन है, डाइपोलर आयन, द्विध्रुव आयन जो होगा, इस द्विध्रुव आयन पर अगर मान लीजिए सबसे पहले अटैक किसका हो जाए, नाभिक स्नेही का अटैक करवाया जाए फर्स्ट स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में अगर नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है तो नाभिक स्नेही अटैक कहाँ करेगा, इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन पर। ऐसी स्थिति में क्या कंडीशंस हो जाएगी, ऐसी स्थिति में नाभिक स्नेही इलेक्ट्रॉन न्यून कार्बन से अटैच्ड हो जाएगा तो मध्यवर्ती ऋणायन प्राप्त होगा। तो यह मध्यवर्ती ऋणायन का स्थायित्व ज्यादा होगा, स्टेबल आयन जो स्टेबल एनायंस होगा, मध्यवर्ती ऋणायन स्थायी प्रवृत्ति है। क्यों, क्योंकि इसमें कार्बोनिल कार्बन कार्बोनिल ऑक्सीजन दोनों की ऑक्टेंट कंप्लीट है। और फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा,
इलेक्ट्रॉन स्नेही का इस पर अटैक होगा और इलेक्ट्रॉन स्नेही कार्बन कहाँ जाएगा, कार्बोनिल ऋणावेशित ऑक्सीजन परमाणु पर, जिससे क्या प्राप्त हो जाएंगे, ये प्राप्त हो जाएगा नाभिक स्नेह योग क्रिया संपादित होकर के उत्पाद की प्राप्ति होगी। ओके, तो एक तो क्रियाविधि होगा। मान लीजिए नाभिक स्नेह का आक्रमण ना हो और इसमें अटैक किसका हो जाए, पहले इलेक्ट्रॉन स्नेह का प्रथम आक्रमण देखने को मिले। फर्स्ट स्टेप में क्या हो, इलेक्ट्रॉन स्नेह अगर अटैक कर दे तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन स्नेह जब अटैक करेगा तो उस स्थिति में क्या कंडीशंस हो जाएगी, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन स्नेह का आक्रमण पहले होता है तो इलेक्ट्रॉन स्नेह कहाँ जुड़ेगा, ऋणावेशित ऑक्सीजन पर जाकर। तो उस स्थिति में क्या कंडीशन होगी, कार्बोनिल कार्बन पर धनावेश रहेगा और ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन स्नेही के जुड़ने से इसका ऑक्टेंट अभी भी बरकरार रहेगा, लेकिन कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन षष्ठक युक्त रहेगा। तो ये जो मध्यवर्ती इंटरमीडिएट आयन होगा ये अनस्टेबल होगा, ये मध्यवर्ती आयन होगा ये अनस्टेबल होगा। किसकी तुलना में, ये लेस स्टेबल, अनस्टेबल तो नहीं कहूंगा, लेस स्टेबल होगा, कम स्थायी होगा, लेस स्टेबल होगा, अन्य प्रकार के मोर स्टेबल होगा, अधिक स्थायी होगा। वो आयन मध्यवर्ती आयन ज्यादा स्थायी है क्योंकि दोनों कार्बोनिल कार्बन कार्बोनिल ऑक्सीजन दोनों की ऑक्टेंट कंप्लीट है, जबकि इसके अंदर कार्बोनिल ऑक्सीजन का तो ऑक्टेंट कंप्लीट है परंतु कार्बोनिल कार्बन का ऑक्टेंट कंप्लीट नहीं है, वो लेस स्टेबल है। तो ऐसी स्थिति में आगे क्रिया इलेक्ट्रोफाइल से पॉसिबल नहीं होगी। ओके, तो इसलिए कहा गया पहले स्टेप में कौन क्रिया करेगा, कार्बोनिल यौगिकों से नाभिक स्नेह का आक्रमण सर्वप्रथम देखने को मिलता है, इलेक्ट्रॉन स्नेह का आक्रमण तो उसके बाद ही होगा। इसलिए सामान्यतः जो ये कार्बोनिल यौगिक होते हैं वो नाभिक स्नेह योग क्रिया ही संपादित करते हैं। ओके, अब बात करते हैं कुछ ऐसी अभिक्रिया जैसे इनकी जल से क्रिया, जैसे इनकी जल से क्रिया हो सकती है, ठीक है, और भी बहुत सारी क्रियाएं हो सकती हैं। जल से भी क्रिया हो सकती है और भी बहुत सारी, तो हम इनकी एक ही क्रिया देखते हैं। देखो योग क्रियाएं तो बहुत सारी हैं, अब इनकी जल से क्रिया तो किस प्रकार की क्रिया देंगे। एक दूसरी कंडीशन सुनो, कार्बोनिल जो समूह होता है, ये कार्बोनिल समूह है, तो इसमें ये कार्बोनिल समूह के निकटवर्ती अल्फा कार्बन, ये हाइड्रोजन, तो अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। अम्लीय प्रवृत्ति के होने के कारण जब किसी बेस के द्वारा इनका क्या किया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है। जब यहाँ से H+ प्रोटॉन अल्फा हाइड्रोजन ये प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, H+ आयन रिमूव हो जाएंगे, तो उससे क्या बनता है, इनोलेट आयन का निर्माण होता है। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, अल्फा कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इनोलेट आयन बनते हैं जो अनुनाद द्वारा स्थायीकृत हो जाते हैं। ये देखिए कॉन्जुगेशन क्या है, पाई बॉन्ड है और ये अनुनाद द्वारा स्थायीकृत हो जाएंगे। क्या बनाएंगे, ये बना लेते हैं C डबल बॉन्ड C एंड देन O-। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इनोलेट आयन फॉर्मेट करते हैं। ये पुनः कन्वर्ट किसमें हो सकता है, ये थोड़ा ये बनाया गेट है, वापिस से स्ट्रक्चर। तो इनोलेट जो आयन होते हैं, तो अल्फा हाइड्रोजन अल्फा प्रोटॉन के निष्कासन के पश्चात इसके अंदर किसका निर्माण होता है, ये एनाइंस बनाते हैं, इनोलेट एनाइंस, और ये इनोलेट आयन ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इसी के आधार पर की क्रियाशीलता है। तो अल्फा हाइड्रोजन का निष्कासन, अल्फा हाइड्रोजन में अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, बनने वाले एनाइंस क्या होते हैं, मेजोरिटी स्ट्रक्चर द्वारा स्टेबल हो जाते हैं, इसलिए इनमें अल्फा हाइड्रोजन की प्रवृत्ति अम्लीय होती है। जल से क्रिया देख रहे थे या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से, तो पहले जल से क्रिया रिएक्ट विद वाटर, इनकी जल से योग क्रिया देखते हैं। तो कार्बोनिल जो यौगिक होंगे इनकी जल से क्रिया करवाते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं, मध्यवर्ती डायोल्स का निर्माण करते हैं। जानते हैं जनरली कोई भी हमने लिया, जैसे कीटोन्स लिया, इनकी जल से योग क्रिया करवा दी, तो जल से योग क्रिया करवाने पर क्या बनाएंगे, ये बना देंगे मध्यवर्ती डायोल्स। अब ये मध्यवर्ती डायोल होते हैं, इसमें एक ही कार्बन पर दो OH ग्रुप होते हैं, इसलिए कैसा होता है, अनस्टेबल होता है।
ठीक है, अनस्टेबल होगा। तो ऐसी स्थिति में कहा गया कि बनने वाले डायोल अनस्टेबल होते हैं और शीघ्रता से क्या हो जाएगा, ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है, शीघ्रता से पुनः जलन में निष्कासित करके कार्बन यौगिकों का ही निर्माण कर देते हैं। ओके, तो उस स्थिति में कहा गया कि मान लीजिए अगर इन एल्किल ग्रुप्स पर कार्बोनिल कार्बन से जुड़े हुए एल्किल समूहों पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़े हों तो ऐसे सिस्टम कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन न्यूनता में बहुत अधिक कमी आ जाएगी और साथ में जब इसका जलयोजन करवाया जाएगा, इसकी जल से योग क्रिया संपादित करवाई जाती है तो उस स्थिति में जो हाइड्रेट्स का निर्माण इसके द्वारा कर लिया जाएगा। जैसे ट्राइक्लोरोएसिटेल्डिहाइड की मैं बात करता हूं तो ये तो अनस्टेबल हो गया। ट्राइक्लोरोएसिटेल्डिहाइड में 3 क्लोरीन समूह, ये ट्राइक्लोरोएसिटेल्डिहाइड है। जब इसकी जल से क्रिया करवाई जाती है तो जल से योग क्रिया करवाई जाने पर चूंकि कार्बन समूह के निकटवर्ती अल्फा कार्बन इस पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़े होंगे तो माइनस आई इफेक्ट द्वारा क्या करेंगे, CCl R1 के इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप की ओर, जिससे अल्फा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन्स की न्यूनता बढ़ेगी और ये क्या करेगा, कार्बनिक समूह से बंद इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा। जल के साथ योग क्रिया करवाने पर ऑक्सीजन पर क्या जाएगा H+ और कार्बोनिल समूह पर क्या आएगा OH-। तो एक कंपाउंड बना लेता है Cl C Cl Cl C H OH OH। ठीक है, जल से योग क्रिया करवाई, जल से योग क्रिया करवाने पर क्या मारेगा, यहाँ पर कीलेशन हो जाता है क्योंकि HCl के बीच क्या पाया जाएगा, अंतराणु हाइड्रोजन बंधन और अंतराणु हाइड्रोजन बंधन द्वारा कीलेशन द्वारा चक्रीय संरचना की प्राप्ति कालीन के स्थायित्व मानों में वृद्धि हो जाती है और ये कहलाता है फ्लोरेट। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जो हमने अभी अभिक्रिया बताई आपके सामने कि इसका निर्माण किस प्रकार से होगा, ये आपके सामने बता दी कि जब इसकी जल से योग क्रिया करवाई जाती है, स्पेशली रूप से ध्यान रखिएगा, जब इसकी जल से योग क्रिया करवाई जाती है ट्राइक्लोरोएसिटेल्डिहाइड फोल्डेज क्लोरल और उसकी H2 से क्रिया करवाने पर क्लोरल हाइड्रेट का निर्माण होता है। ओके, ऐसे तो मध्यवर्ती डायोल्स बनते हैं जो पुनः एक अणु जल का निष्कासन कर देंगे और जल निष्कासन करके क्या निर्मित करेंगे, पुनः COR एंड देन H2 ये बना ही रहा। तो ये तो पुनः उसी का निर्माण कर देते हैं, तो इसलिए अभिक्रिया रिवर्सिबल होती है वहां तो, लेकिन ये स्थायी नहीं होते। लेकिन अगर मान लीजिए कार्बन समूह के निकटवर्ती अल्फा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़े होंगे तो ऐसी स्थिति में बनने वाले जो हाइड्रेट्स होंगे वो स्थायी हो जाते हैं। तो यहाँ ये क्लोरल होता है, ये कहलाता है क्लोरल हाइड्रेट। तो क्लोरल हाइड्रेट स्थायी होगा, ये स्टेबल होता है, ये हो गई जल से क्रिया। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं। HCl से क्रिया, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया देखते हैं। HCl से किस प्रकार की क्रिया होती है, ये विद HCl हाइड्रोजन साइनाइड के साथ क्रिया देखते हैं। देखो कार्बोनिल जो कंपाउंड्स होगा इसकी HCl से जब क्रिया करवाते हैं तो HCl की क्रिया में हम जानते हैं Cl- का अटैक पहले होगा और HCl के साथ क्रिया करवा करके ये क्या बनाते हैं, साइनोहाइड्रीन का निर्माण करते हैं। इसका निर्माण करते हैं साइनोहाइड्रीन और बना हुआ जो साइनोहाइड्रीन होगा इसका जल अपघटन करवाते हैं। इसके अंश जल अपघटन पर क्या प्राप्त होंगे, इसका पार्शियली अगर हम जल अपघटन करवाएं, आंशिक जल अपघटन करवाएं और एक इसका पूर्ण जल अपघटन करवाएं और एक इसका सोडियम एथेनॉल की उपस्थिति में अपचयन करवाएं। तो क्या कंडीशन है, आंशिक जल अपघटन करवाते हैं तो कंपाउंड क्या करते हैं, देखिएगा साइनाइड अपना जल अपघटन हुआ HOH से, तो
कार्बन नाइट्रोजन क्रिया बंधन बन के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर, इस पर H, इस पर क्या गया OH। ओके स्टूडेंट्स, और ये फिर पुनः क्या हो जाएगा, यहाँ चला गया, कंपाउंड क्या बन जाएगा, आंशिक जल अपघटन पर क्या बनाते हैं OH एंड देन CONH2। ठीक है, ये अल्फा कार्बन, ये बनाते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एल्केनेमाइड, क्या बनाते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी एल्केनेमाइड, एमाइड्स बनाते हैं। आंशिक जल अपघटन पर एमाइड्स प्राप्त होते हैं, कौन से हाइड्रोक्सी एमाइड्स, अल्फा हाइड्रोक्सी एमाइड्स की प्राप्ति होगी। अगर इनका पूर्ण जल अपघटन करवाया जाए साइनोहाइड्रिन का, तो साइनोहाइड्रिन के पूर्ण जल अपघटन पर किसकी प्राप्ति होगी, साइनाइड के जल अपघटन पर एसिड्स प्राप्त होंगे, तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स, किसकी प्राप्ति हो जाएगी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। पूर्ण जल अपघटन पर हाइड्रोक्सी अम्ल देते हैं, आंशिक जल अपघटन पर हाइड्रोक्सी एमाइड्स बनाते हैं, और अपचयन करवा दिया जाए तो प्राप्त हो जाएगी आपकी एमीन्स OH एंड देन अपचयन करवाएंगे, एक H इधर, एक H इधर, फिर एक H इधर, तो CH2 NH2 थोड़ा होना चाहिए। तो इनका अपचयन भी करवाया गया, तो अपचयन को किसकी प्राप्ति हो जाएगी, तो सामान्यतः हमने सारे उत्पाद इसके बता दिए हैं, क्या क्या कंपाउंड से बनाएगा क्रिया करके, तो वो आपके सामने आ चुके हैं। क्लोरोहाइड्रेट भी बना देता है, ठीक है, इसकी क्रिया भी हमने आपको सारी बता दी है। तो जो भी क्रियाएं हैं वो सारी की सारी आपके सामने मौजूद है। तो ये कंपाउंड्स बना लेंगे, एमीन्स भी बना लेगा ये। अगर पूर्ण अपचयन नहीं करवा देंगे तो बात ये अलग है, इसका यहाँ भी ये आ सकती है, तो एमीन्स भी आ सकती है, तो एमीन्स का निर्माण करते हैं, हाइड्रोक्सी एमीन्स भी बना सकता है, इसका भी और अपचयन करवा देंगे, तो अपचयन कितने ऐसे हो जाएगा, तो ये कोई एमीन्स का भी निर्माण हो जाता है। जनरल में हम इसमें दो चीजें देखते हैं, आंशिक जल अपघटन और पूर्ण जल अपघटन, और उस पर ऑटोमेटिकली एमीन्स ही बनेगी जहाँ तक भी है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं इसकी मैकेनिज्म में। सबसे पहले होता क्या है, HCl से क्या प्राप्त होगा, Cl माइनस आयन, और Cl माइनस आयन कहाँ जाएगा, अगर H प्लस आता है तो H प्लस द्विसंयोजी ऑक्सीजन समूह से जाकर के क्या करेगा, उसका प्रोटोनेशन करवा देते हैं, और प्रोटोनेशन से कार्बन की प्राप्ति होगी, इसलिए स्थायित्व ज्यादा हो सकता है। दो प्रकार की क्रियाविधि का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्या अटैक होगा, Cl माइनस का अटैक होगा। Cl माइनस कहाँ जाएगा, कार्बन पर अटैक करेगा, कंपाउंड क्या बनाएगा, CN एंड देन O माइनस, और फिर इसका H प्लस प्रोटॉन का अटैक होगा, वो इससे अटैक करेगा, कंपाउंड क्या बनाएगा, देन OH Cl, साइनोहाइड्रिन बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये क्रिया हो सकती है, लेकिन अगर हम प्रोटोनेशन करवा दें तो प्रोटोनेशन के द्वारा तो अभिक्रिया बनने वाला जो कार्बोनिल कार्बन था उस पर इलेक्ट्रॉन न्यूनता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, तो इसलिए अम्ल उत्प्रेरकों की उपस्थिति में कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया करवाने पर अभिक्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है। तो ये तो हो गया HCl से क्रिया। अब है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड से योग क्रिया इसकी। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, देखो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, क्रिस्टलीन सॉलिड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, क्रिस्टलीन ठोस उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्रिया करवाई हमने कार्बोनिल यौगिक की सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्रिया करवाते हैं, तो कंपाउंड क्या बनता है, C एंड देन SO3 Na एंड देन OH। ठीक है, अब इस क्रिया में अटैक सबसे पहले कौन करता है वो आपको मैं बता देता हूँ। ये प्रोडक्ट जो बनता है उसका रीजन है ऑक्सीजन के माध्यम से। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्यों नहीं बना, ऑक्सीजन के माध्यम से क्यों नहीं जुड़ा कार्बन ऑक्सीजन से न जुड़ करके कार्बन सल्फर बॉन्ड बना रहा है यहाँ पे। उसका रीजन है क्योंकि ऑक्सीजन का आकार छोटा होता है, सल्फर का आकार बड़ा होता है। ऑक्सीजन हार्ड बेस की तरह काम करता है, सल्फर सॉफ्ट बेस की तरह। अगर मान लीजिए
दोनों ही क्या है होगा एम्बिडेंटेंट लिगेंड का काम करते हैं, और वो इसकी इस संरचना के द्वारा डिपेंड करता है SO3 2- की संरचना द्वारा, कि SO3 2- की जो संरचना होती है, SO3 2- की जब मैं संरचना की बात करूं तो SO3 2- की संरचना में हम देखते हैं, ये थोड़ा ये बनाया, ये हटाया, की बात क्या आया O- S O- एंड देन डबल बॉन्ड O। अब ये बनाया, ये हटाया, तो इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। यहाँ पर क्या हो गया O डबल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड O- देन O-। ये तीनों एक दूसरे की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। अब इसमें देख रहे हैं तो सल्फर परमाणु होगा, ये क्या कर रहा है, इसका लॉन्ग कर इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, सल्फर भी। तो सल्फर और ऑक्सीजन दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करते हैं, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन डोनर का काम करते हैं, लेकिन जो सल्फर है उसका तो साइज बिग साइज का होता है, आकार उसका बड़ा है। एम्बिडेंटेंट लिगेंड में दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, तो ये एम्बिडेंटेंट लिगेंड हो गया SO3 2- ओवरडेंटेंट लिगेंड हो गया। और इसमें हम ये कहते हैं कि सल्फर भी अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन भी, परंतु ऑक्सीजन का आकार छोटा होता है, ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन का आकार छोटा होता है, हार्ड बेस की तरह काम करता है, और उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी के मान कम होते हैं। जबकि न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा होगी, उसकी ज़्यादा होगी जिसका आकार बड़ा होगा, उसका आकार भी बड़ा होता है, ठीक है। सल्फर परमाणु का आकार बड़ा होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी अगर हम बात करें, उसकी विद्युतीयता के मान भी कम होते हैं, जबकि ऑक्सीजन की विद्युतीयता भी ज़्यादा है। और सल्फर परमाणु की मैं बात करूँ, उसकी ऑक्सीजन की तुलना में न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है, नाभिक स्नेहिता ज़्यादा होती है, इसलिए बॉन्डिंग में कार्बन सल्फर बॉन्ड बनेगा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड रिपीट नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। और आगे चलते हैं, एल्कोहल से क्रिया, रिएक्ट विद एल्कोहल। एल्कोहल से क्रिया, एल्कोहल से किस प्रकार की क्रिया होगी, तो देखते हैं रिएक्ट विद एल्कोहल। देखो एल्कोहल से क्रिया करेंगे, कोई सा भी कंपाउंड लीजिए, तो एल्कोहल से क्रिया करके ये एल्डिहाइड्स बनाते हैं, पहले हेमीएसिटेट और देन एसीटेट। और कीटोन्स भी क्या करेंगे, एल्कोहल से क्रिया करके हेमीकीटल और कीटल, लेकिन आईपीएस में एसीटेट लिखा गया तो सामान्यतः हेमीएसिटेट और एसीटेट का निर्माण करते हैं। लेकिन कीटोनों की क्रिया एल्कोहल से उतनी सुविधाजनक नहीं होती, इसलिए इथाइल अल्फा फॉर्मेट की उपस्थिति लागू की जाती है। तो हमने यहाँ कहा RCHO, जब किसी एल्डिहाइड की क्रिया अम्ल की उपस्थिति में एल्कोहल से करवाई जाती है, C2H5OH या ROH से क्रिया करवा दी। नॉर्मली हमने एक एग्जाम्पल लिया ROH, हमें तो एसीटेट बनाना है। और अगर मान लीजिए आप एल्कोहल से ही क्रिया करवा रहे हैं, तो देखिएगा एल्कोहल से क्रिया करवाई अम्ल की उपस्थिति में कंपाउंड क्या होता है, सबसे पहले तो बनता है हेमीएसिटेट, RCHOH OC2H5, ठीक है। फिर इसकी पुनः किससे क्रिया करवाएं, वही एल्कोहल से H+ की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, OH2+ करके निकल जाएगा, देन एक्सेसिव आ जाएगा, ये बना लेगा एसीटेट OC2H5 देन OC2H5। ये जो स्ट्रक्चर होती है हेमी एसीटेट, और ये कहलाता है एसीटेट। कीटोन भी इसी प्रकार की क्रिया करते हैं, वो भी एल्कोहल के साथ क्रिया करेंगे, लेकिन उनकी क्रिया जो होती है एल्कोहल के साथ वो इथाइल ऑर्थो फॉर्मेट की उपस्थिति में होती है, ठीक है। एथिल ऑर्थो फॉर्मेट के प्रेजेंस में होगी, क्रिया करेंगे, कंपाउंड क्या होंगे, ये बनाएंगे R एंड देन C OC2H5 एंड देन OH, वो भी हेमीएसिटेट। और उसके बाद फिर पुनः वो क्रिया करवाएंगे फॉर्मेट की थोड़ी सी मात्रा मिला दी, तो उस कंडीशन में क्या बनाएंगे R2C OC2H5 देन OC2H5, ये भी एसीटेट बना लेते हैं
और ये बनाया था हेमीएसिटेट, दोनों ही बना लेते हैं, ठीक है। तो हेमीएसिटेट एसिटेट का फॉर्मेशन इनके द्वारा किया जाता है। फिर इनका आगे हम क्रिया करवाएंगे, तो इनका क्रिया करवा करके क्या हो सकता है, इनके आगे और क्रिया करवाई जा सकती है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स इनसे बनाए जा सकते हैं, केवल इनकी क्रिया में केवल यही थोड़ी बनेंगे, इनकी क्रिया तो और आगे भी करवाई जा सकती है, ठीक है। तो ये हो गई रिएक्टिव नेत्राकार व्यवस्था का भी निर्माण हो सकता है ना, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये मेरे द्वारा दी गई जानकारी। एल्कोहल से भी हमने क्रिया देख ली कि एल्कोहल से किस प्रकार की क्रिया होगी, और बहुत सारे कंपाउंड से हमने कहा कि सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ किस प्रकार की क्रिया होगी। तो ये सारी क्रियाएं आपको बता दी गई हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। और इसके अंदर इनका फॉर्मेशंस भी अगर हम देखें तो फॉर्मेशंस में मैंने आपको बता दिया था कि किस प्रकार की क्रिया रहने वाली थी। अब ये हेमीएसिटिल हेमीकीटिल किस प्रकार का एक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे क्या रिएक्शंस हो सकती है, क्या इनके थायोल से क्रिया करवा सकते हैं। अगर हम इनके थायोल से क्रिया करवाते हैं तो कंपाउंड्स क्या बनेंगे, होती है ना। तो मान लीजिए इनके थायोल से क्रिया करवाया जाए, एल्किन थायोल से, एल्कोहल की जगह किससे क्रिया करवा दें, एल्किन थायोल से क्रिया, रिएक्ट विद एल्किन थायोल। तो उस स्थिति में कीटोन क्या करेंगे, कीटोन की एल्किन थायोल से क्रिया करवाई, अमृत प्रेरकों की उपस्थिति में क्या हो जाएगा, वो बना देगा R2COH ऐसा। और फिर इसकी क्रिया करवाई एल्केन थायोल से अमृत प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये भी क्या बना देगा R2C ऐसा ऐसा। मर्केप्टॉन, कीटोनों के साथ मर्केप्टॉन, एल्डिहाइड के साथ मर्केप्टेल बनते हैं, फिर मर्केप्टॉन बना। अगर हम इसको निकल सल्फाइड के साथ गर्म कर दें तो इसका विघटन डीसल्फोनेशन हो जाता है, सल्फ्यूराइजेशन हो जाता है, सल्फर निकल जाएगी, कंपाउंड क्या बनेगा एंड देन सल्फर तो निकल गया, NiS के साथ करवाएंगे, निकिल के साथ में गर्म करेंगे, केवल सल्फर के साथ नहीं, निकिल के साथ गर्म करेंगे तो NiS निकल जाएगा और एक चक्रीय यौगिक प्राप्त होगा। किसकी प्राप्ति होगी, एक चक्रीय यौगिक प्राप्त होगा। वो किस प्रकार का हो, कीटोनिक कंपाउंड भी प्राप्त हो सकता है, ठीक है। डीसल्फोनेशन पर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उन्हें कार्बोनिक कंपाउंड्स की प्राप्ति हो सकती है, Na2S की भी प्राप्ति हो सकती है, 2R भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर C2H5 हम जोड़ देंगे, उसकी भी प्राप्ति हो सकती है। वैसे मर्केप्टॉन का निर्माण करना था वो बता दिया। तो ये क्रियाएं एल्किन थायोल से क्रिया करके क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड टू मर्केप्टेल, और ये मर्केप्टॉन का निर्माण करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सेटिस्फाई होंगे। अगर आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से पूर्णतः सेटिस्फाई हैं तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। मैंने अभी तक आपको एल्डिहाइड की क्रिया एल्किन थायोल से क्रिया करवाने एक एग्जाम्पल दे देते हैं, जैसे CH3 एंड देन CO। इसकी हम क्रिया करवाते हैं किससे, C2H5SH से, एल्किन थायोल से अम्ल प्रेरकों की उपस्थिति में। तो कंपाउंड क्या बनता है, CH3 एंड देन COH एंड देन C2H5, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर इसकी हमने क्रिया करवाई C2H5SH से एथेन थायोल से अम्ल प्रेरकों की उपस्थिति में, तो कंपाउंड क्या बनाएगा, CH3 एंड देन C2H5 एंड देन C2H5। ये तो कहलाता है मर्केप्टॉन, जो कीटोनों से बनता है। और अगर एल्डिहाइड काम में लेते तो क्या बनता है, CH3COH, और इसकी वही एथेनॉल के साथ H+ अम्ल प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे तो CH3CH2H5OH। फिर इसकी क्रिया करवाएंगे C2H5
मैंने SH लिया, सॉरी थायो लिया है ना, हाँ एथेन थायो से अम्ल प्रयोग की उपस्थिति में क्रिया करवाएंगे, कंपाउंड क्या बनेगा CH3HCS, C2H5 एंड देन C2H5, ये कहलाता है मर्केप्टेन, ठीक है, और वो मर्केप्टोन। तो ये हो गई एल्केन थायो से क्रिया। बाकी की केमिकल रिएक्शंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।